बच्चों अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि रिजिड बॉडी हम किसे कहते हैं। रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जिसमें अगर हम दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस ले लें तो वो हमेशा फिक्स रहता है। बेशक आप वस्तु के ऊपर बल लगा दो तो भी उन दो पॉइंट्स के बीच की दूरी अगर फिक्स रहती है अंडर द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, तब आप उस बॉडी को क्या कह सकते हो, रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी की शेप जो है वो एक्सटर्नल फोर्स के कारण चेंज नहीं होती। नाउ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए रिजिड बॉडी, कोई भी सेंटर ऑफ मास हम निकालना चाहते हैं रिजिड बॉडी का तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, शेप के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के ऊपर। सेंटर ऑफ मास ऑब्जेक्ट के अंदर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो एक टेबल से हम कुछ स्टडी कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास की पोजीशंस। जैसे हमने लिखा हुआ यूनिफॉर्म रोड, तो यूनिफॉर्म रोड का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करता है, मिडल पॉइंट ऑफ द रोड पर। कोई सर्कुलर रिंग है तो सर्कुलर रिंग का सेंटर उसके खुद के ज्योमेट्रिकल सेंटर पर होता है जहाँ मटेरियल भी प्रेजेंट नहीं है। सर्कुलर डिस्क, सेंटर ऑफ द डिस्क। क्यूबिकल बॉक्स, कोई भी घन आकृति है तो उसके जहाँ डायगनल्स एक दूसरे को टच करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, वहाँ पे क्या होता है, सेंटर ऑफ मास। कोई सिलेंडर है, सिलेंडर की एक्सिस ले लो, उसके मिडल में, सेंटर में क्या होगा, सेंटर ऑफ मास। सॉलिड कॉन है, सॉलिड कॉन के अपेक्स से, अपर पॉइंट से 3/4 हाइट अगर हम नीचे की तरफ जाते हैं वहाँ पे क्या आएगा, सेंटर ऑफ मास। ट्रायंगुलर लैमिना, जितने भी ट्रायंगल के मीडियंस होंगे ले लो, वो जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पर क्या लाई करेगा, सेंटर ऑफ मास। ये मैंने डायग्राम में भी दिखा रखा है। ये यूनिफॉर्म रोड है तो इसका मिडल पॉइंट जहाँ भी आएगा वहाँ पे होगा सेंटर ऑफ मास। यहाँ भी सेंटर सेंटर सेंटर, सिमेट्रिकल बॉडीज़ में सेंटर पे ही होता है सेंटर ऑफ मास। सिलेंडर का सेंटर, जहाँ क्यूब के डायगनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे सेंटर ऑफ मास। ये सॉलिड कौन था, ऊपर से नीचे हम आए 3/4 हाइट के ऊपर जो पॉइंट आएगा वहाँ पे क्या होगा, सेंटर ऑफ मास। ऐसे ही ट्रायंगुलर लैमिना में जहाँ मीडियंस कट कर रहे थे वहाँ पे क्या है, सेंटर ऑफ मास। इट इज़ प्रॉपर मैथमेटिकल कंसेप्ट। अब हम पढ़ेंगे टॉर्क के बारे में, जिसको आप इंग्लिश में कहते हो घूर्णन बल। कोई भी पार्टिकल मैंने पी ले लिया जो जेड एक्सिस के चारों तरफ घूम रहा है, उसके ऊपर एफ फोर्स अप्लाई हो रहा है, सेंटर से उसका डिस्टेंस है आर, तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या माना जाएगा, आर वेक्टर। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। हम क्रॉस प्रोडक्ट पहले से ही पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर जो टॉर्क की डायरेक्शन है वो आर और एफ दोनों के परपेंडिकुलर होगी। और अगर हम टॉर्क की मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो क्या आएगा, आर एफ साइन थीटा। इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं। अगर आर और एफ में एंगल थीटा है, थीटा 0 है, तो इसका मतलब एफ और आर एक ही डायरेक्शन में है। अब हम इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं, थीटा 0 तो साइन 0, साइन 0 तो 0 होता है, इसका मतलब पूरी टॉर्क क्या हो जाएगी, 0। अगर आर और एफ पैरेलल है तो टॉर्क की वैल्यू 0। अगर थीटा 90 है, जैसे हम दरवाज़ा खोलते हैं तो दरवाजे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो दरवाज़ा फटाफट खुल जाता है। तो थीटा 90 का मतलब आर और एफ में एंगल कितना बन रहा है, 90। इस समय टॉर्क क्या होती है, मैक्सिमम, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू होती है 1। अगर हमने आर ही 0 कर दिया, हम दरवाज़ा खोलना चाहते हैं और बिल्कुल जहाँ किनारा है, दरवाज़ा जुड़ा हुआ है दीवार से, कब्जों से, अगर मैं वहीं पे बल लगा रही हूँ तो भी मैं दरवाजे को खोल नहीं पाऊँगी, रोटेट नहीं कर पाऊँगी। अगर आर 0 है तो भी टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये इसके क्या हो गए, स्पेशल केसेस हो गए। अब हम टॉर्क के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकाल के देखेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के देखेंगे। आर वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स आई वाई जे जेड के। एफ को क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स आई एफ वाई जे एफ जेड के। टॉर्क के भी 3 कंपोनेंट्स लिख लिए। अब इस मेथड से हम टॉर्क की वैल्यू निकाल लेते हैं, आई जे के एक्स वाई जेड एफ एक्स एफ वाई एफ जेड। ये एक तरह से क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका है। अब आपने क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लिया, पहले आई को बाहर रख लिया, वाई जेड एफ वाई एफ जेड वाला पार्ट यहाँ मल्टीप्लिकेशन में आ गया, माइनस जे वाला पार्ट लिख लिया, जे वाली ये कॉलम छोड़ दी, ये रो छोड़ दी, एक्स जेड एफ एक्स एफ जेड वाली टर्म आ गई, प्लस के ये वाला कॉलम छोड़ दिया, ये वाली रो छोड़ दी, तो ये वाला पार्ट बचा यहाँ मल्टीप्लिकेशन में। फिर अगला पार्ट कैसे करते हैं हम, एफ़ की मल्टीप्लिकेशन एफ जेड से, सॉरी वाई की मल्टीप्लिकेशन एफ जेड से और जेड की मल्टीप्लिकेशन एफ वाई से।
इसी तरह से एक्स एफ जेड माइनस जेड एफ एक्स, एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। अब हम क्या करते हैं, आई जे कॉफिशेंट्स, आई जे के कॉफिशेंट्स की कंपैरिजन कर देते हैं। आई के साथ टाउ एक्स था, इधर आई के साथ जो भी होगा वो टाउ एक्स की वैल्यू हो जाएगी, तो टाउ एक्स की वैल्यू आ गई। सिमिलरली टाउ वाई निकाल लिया, टाउ जेड निकाल लिया, तो ये इसके कंपोनेंट्स आ गए। नाउ यूनिट्स ऑफ टॉर्क, अगर सीजीएल सिस्टम लेते हैं तो टॉर्क की यूनिट होती है डाइन इंटू सेंटीमीटर, और एसआई सिस्टम देखें तो न्यूटन इंटू मीटर। उसके बाद अगर हम देखते हैं डायमेंशनल फार्मूला, बल को दूरी से गुना करते हैं तो वर्क डन आता है, तो वर्क डन और टॉर्क दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम है। टॉर्क एक एक्सियल वेक्टर है और ये कहाँ पे लाई करता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ साथ होती है इसकी डायरेक्शन। ये कोई एग्जांपल है, कोई हैवी डोर है, उसको ओपन करना है, क्लोज करना है, और हम फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाते हैं डोर के, तो हमें थोड़ा फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो रीज़न पूछा जा रहा है क्यों, टॉर्क का फॉर्मूला लगा दिया, थीटा 90 है, थीटा 90 है तो साइन 91 हो गया। ये टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू है, तो अब थोड़ा सा कम फोर्स भी लगाएंगे तो भी हम डोर को खोल सकेंगे। शर्त क्या है कि हमें फोर्स किस दिशा में लगाना है, डोर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में।